हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन CUCET के लिए है। आज हम लोग CUCET 2021 एमकॉम एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने पार्ट ए ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग पार्ट बी पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब जैसा कि पेपर पैटर्न हमने पहले बताया था कि पार्ट बी में ओवरऑल 75 क्वेश्चंस हैं जो कि कम्प्लीटली कॉमर्स बेस्ड होंगे, मतलब वो सब्जेक्ट्स जो आपने अपने BCom में पढ़े हैं उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज ये सारे क्वेश्चंस जब डिटेल में डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद CUCET 2021 क्वेश्चन पेपर की जो कॉपी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और कुछ स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी CUCET एंड BHU का आप सिलेबस भी अपलोड कर दो टेलीग्राम चैनल पे, वो हमने कर दिया है, वो आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो फिर हम लोग जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अ प्रोसेस इज सेड टू बी इन द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इफ इट ऑपरेट्स विद डैश ऑफ वेरिएशन। हमारा सेकंड चैनल CA काजल डिरोलिया, वहाँ देखोगे तो हमने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस अपलोड किए हुए हैं। बहुत जल्दी ये टॉपिक जो कि रिलेटेड है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से, इस पर भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है चांस कॉजेज। नेक्स्ट, द इंडियन टैक्स सिस्टम इज proportional, progressive, regressive or digressive. Next, if a price decrease results in your expenditure on a good decreasing, your demand must be, या हम सिंपली ये चीज़ बता दें कि अगर हम बात करें प्राइस की मल्टीप्लाई बाय बेसिकली क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ हमसे रिलेशनशिप पूछा है प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। तो जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन मतलब कि प्राइस के इंक्रीज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो एंड वाइस वर्सा, तो उस केस में हम लोग बात करें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन मतलब कि प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा, तो उस केस पे हम लोग बात करें ED इज लेस देन 1 की। एंड इफ इन केस मान लो प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस केस में क्या होगा, इज इक्वल टू 1। क्लियर? एंड क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए तीनों कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब एज पर क्वेश्चन देखो तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहा है। डायरेक्ट रिलेशन कैसे है कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। तो मतलब हमारा डिमांड क्या होगा, लेस देन 1। और लेस देन 1 को हमने क्या नाम दिया है, इनइलास्टिक। बहुत जल्दी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे भी एक सेशन अपलोड कर देंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है इसकी एग्जांपल्स को लेके, अदर नेम्स को लेकर के, तो वो सब हम वहाँ क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट, an ad copy which informs the target group the fact that the manufacturer is established enough to give them the right goods is institutional copy। ये टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा है और कई तरह के टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, और हम कह सकते हैं एड कॉपी है। इस टॉपिक पे भी हम एक अलग क्लास अपलोड कर देंगे, और हमने पहले भी बताया कि हम टॉपिक वाइज क्लास अपलोड करेंगे, क्योंकि देखो अब कोई ये कंपल्सरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी इंस्टीट्यूशनल कॉपी पे ही क्वेश्चन पूछेगा, अदर टाइप्स पे भी पूछ सकता है, तो उसकी डिटेल डिस्कशन हम आपके साथ कर लेंगे। नेक्स्ट, which of this development financial institution was primarily set up for the development of the MSME, that is micro small and medium enterprise sector? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, SIDBI। बेसिकली अगर हम लोग SIDBI की बात करें तो SIDBI फॉर्म ही हुआ है, बना ही इसलिए है। बेसिकली अगर इनके रोल की बात करें तो इनका रोल यही है कि ये सर्व करेंगे एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो दैट ये एग्जीक्यूट कर सके ट्रिपल एजेंडा किनका, MSME सेक्टर का। और ये ट्रिपल एजेंडा क्या क्या है, फर्स्ट वन है प्रमोशन, इस पे भी क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए हम बता रहे हैं। सेकंड है फाइनेंसिंग एंड थर्ड है डेवलपमेंट। क्लियर? तो बेसिकली अगर SIDBI की बात करें तो इनका मोटिव यही होता है कि प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह सर्व कर सके, सो दैट MSME का ये जो ट्रिपल एजेंडा है, प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट, इन पे काम किया जा सके, इसको सर्व किया जा सके।
तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड सिडबी। नेक्स्ट, इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 विच सेक्शन डिफाइंस प्रोमिसरी नोट? सेक्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? क्रिसिल है, इकरा है, केयर भी है, बट नाइकी नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा 4 नाइकी। और सबका एक बार फुल फॉर्म देख लो। अगर क्रिसिल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड क्रिसिल बेसिकली सबसे ओल्डेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में। नेक्स्ट हमारा इकरा, इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। एंड लास्ट वन इज केयर, इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। हमने ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं की, बट आप इन तीनों का फुल फॉर्म साथ ही साथ लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है। नेक्स्ट, व्हाट डज मिल्टन फ्रिडमैन बिलीव टू बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? The only social responsibility of business is to its shareholders. Managers should act in ways that balance the interest of society and shareholders. The prime responsibility of organization have is to its employees. The prime responsibility of organizations have is to its stakeholders. Basically अगर हम लोग मिल्टन फ्रिडमैन की बात करें तो उनका ये कहना था कि हमारी बिजनेस की, कोई भी जो बिजनेस रन करता है तो उस बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसके लिए होनी चाहिए? ओनली एंड ओनली फॉर शेयर होल्डर्स। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट ऑडिटर्स वर्क बिगिंस आफ्टर द वर्क ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड्स। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम खत्म होता है, मैनेजमेंट ऑडिटर का काम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, EOQ is calculated by which of the following formula? अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमने जो EOQ का फॉर्मूला बताया हुआ है अपने सेशंस में, वो है √2 मल्टीप्लाई बाय A, दैट इज एनुअल कंजम्पशन, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। तो यहाँ देखो D क्या दिया है? डिमांड दिया है। डिमांड मतलब हो गया एनुअल कंजम्पशन, तो A की जगह हम क्या लिख सकते हैं? D। देन CO इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये करेक्ट है। एंड CH नाम दिया है कॉस्ट ऑफ कैरिंग का, तो CC की जगह उसने नाम दिया CH। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? √2 मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय CO होल डिवाइडेड बाय CH, जो कि हमारे पास गिवन ऑप्शन में दिया है फर्स्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। सेकेंड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है न्यूमरेटर में। थर्ड नहीं हो सकता क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग को डिनोमिनेटर में ले लिया। एंड फोर्थ भी नहीं हो सकता, अगेन यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, if a point falls inside the production possibility curve, that is PPC curve, what does it indicate? ये जो हमारा PPC curve बन रहा है, अगर इसी पे पॉइंट आता है तो उस केस में हम ये मानते हैं कि हमारे रिसोर्सेज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड हैं। अगर विद इन कोई पॉइंट आ रहा है तो हम मानते हैं अंडर यूटिलाइज्ड है, और अगर बाहर वो पॉइंट फॉल कर रहा है तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम इतना प्रोडक्शन कर सकें। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूग डेल्टन। नेक्स्ट, if the trend line with 1995 as a origin is this, the trend line with origin 1991 is। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो। बेसिकली टाइम सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और टाइम सीरीज अभी तक हमने पढ़ाया नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के चैनल पे ही आपको टाइम सीरीज की क्लास बहुत जल्दी मिलेगी। अब जहाँ पे हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन दिया रहता है, लाइन इक्वेशन है ये, और ये ट्रेंड लाइन कब का है? 1995 का। हमें 1995 से कहाँ जाना है? 1991। तो 1995 माइनस 1991, बेसिकली हम लोग बात करें 4 ईयर्स की। अब देखो यहाँ प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? y इज इक्वल टू 20.6 प्लस 1.68, और इस x की जगह हम लोग रखते हैं x-4। क्यों? क्योंकि ये जो x है ये किसको शो कर रहा है? 1995 को, और हमें कहाँ तक जाना है? 1991 तक। तो इसके बीच में कितने साल का गैप है? 4 ईयर्स का, मतलब हमें 4 ईयर बैक जाना है कि हमारा 4 ईयर बैक y की वैल्यू क्या होगी, या y को हम डिनोट करते हैं जनरली सेल्स से, तो सेल्स की वैल्यू क्या होगी? नाउ y इज इक्वल टू 20.6 प्लस
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1.68x माइनस 6.72। अब 20.6 माइनस 6.72 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.88 प्लस 1.68x। दैट इज y की वैल्यू कितनी आ गई 13.88 प्लस 1.68x। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज नॉन वोलाटाइल। अब देखो दो चीज़ें होती है, फर्स्ट इज वोलाटाइल एंड सेकेंड इज नॉन वोलाटाइल। अगर हम वोलाटाइल की बात करें तो वोलाटाइल मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड मेमोरी होती है, बट इसको सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें पावर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। बट अगर हम लोग नॉन वोलाटाइल की बात करें तो ये भी एक तरह की मेमोरी है जो कि कंप्यूटर बेस्ड मेमोरी है, बट इसको रिटेन करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए हमें पावर की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर? तो वोलाटाइल का जो एग्जाम्पल है वो है रैम, एस रैम, ये दोनों एग्जाम्पल है वोलाटाइल का, और रोम एग्जाम्पल है नॉन वोलाटाइल का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम, दैट इज 2। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट कैन बी रिमूव्ड थ्रू devaluation of currency, yes. Vigorous export promotion, yes. Import substitution, yes. Correct answer होगा 4, all of the above. Next is the relationship between AM, GM and HMS. Basically जो relationship है वो है GM is equal to, that is geometric mean is equal to under root arithmetic mean multiply by harmonic mean, और हम इसको लिख सकते हैं geometric mean का square is equal to arithmetic mean multiply by harmonic mean, जो कि हमारे पास गिवन ऑप्शन है 4, और एंड हमने इस पे डिटेल सेशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इसीलिए देखो हमने पहले भी बताया कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन जाए, जितना भी एमसीक्यूज बन जाए, वो सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इज विच आईपी एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर अ लूप बैक और लोकल होस्ट। करेक्ट आंसर होगा थर्ड 127.0.0.1। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, हु गिव दिस डेफिनेशन? नो डाउट एडम स्मिथ, क्योंकि वेल्थ की अगर बात हो रही है तो हम किसकी बात करेंगे? एडम स्मिथ की। रॉबिन्स, बेसिकली ये चॉइस से रिलेटेड इनकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इंश्योरर्स टू सेल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थ्रू एजेंट्स? द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर सिंपल एंड क्लियर टू ऑल. People can decide which policy is best for them. Agents have to earn their commissions. Many people require personalized guidance for selecting the right policy. करेक्ट आंसर होगा 4, क्योंकि देखो हम सबको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, हम सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने नाम पे कोई ना कोई पॉलिसी लेके रखें, बट मैक्सिमम लोग पॉलिसी में इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर आइडिया ही नहीं होता है कि किस पॉलिसी में इन्वेस्ट करें, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, इसकी नॉलेज नहीं होती। और इसी के लिए एजेंट्स को रखा जाता है, क्योंकि एजेंट्स को ना पूरी नॉलेज होती है रिलेटेड टू पॉलिसीज़, तो वो बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं लोगों को जिनको इंश्योरेंस पॉलिसी की या पॉलिसी की कोई नॉलेज नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या है? 4। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी कैन टर्म्ड एज लीज फायर इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बेसिकली लीज फायर इकोनॉमी की बात करें तो हम बात करें फ्री मार्केट इकोनॉमी की, जहाँ पे गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा 4, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट, इन द एबीसी एनालिसिस सिस्टम द बी कैटेगरी स्टैंड्स फॉर। अगर एबीसी इन्वेंट्री एनालिसिस की बात करें तो बेसिकली ये पैरेटो प्रिंसिपल पे चलता है, जहाँ ए सबसे इंपॉर्टेंट आइटम को शो करता है और सी सबसे लीस्ट वैल्यू आइटम को या कैटेगरी को शो करता है। तो बी की बात करें तो बी में एवरेज इंपॉर्टेंस वैल्यू का कंपोनेंट इंक्लूड होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 4, एवरेज इंपॉर्टेंस इन वैल्यू। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? करेक्ट आंसर है 3rd, रशिया। नेक्स्ट, द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट मीन एक्स मीन वाई, और रिग्रेशन पे भी हम बहुत जल्दी सेशन अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन द रॉयल्टीज आर लेस इन द मिनिमम रेंट, मतलब अगर मिनिमम रेंट से एक्चुअल रॉयल्टी कम है
तो बेसिकली हमें एटलीस्ट कितना पे करना होता है, मिनिमम रेंट पे करना होता है, और अगर हमारा एक्चुअल रॉयल्टीज़ ज़्यादा है तब हमें एक्चुअल रॉयल्टीज़ पे करना होता है। तो इस सिचुएशन में बेसिकली क्या होगा, जब हम एंट्री करेंगे बुक्स में, तो रॉयल्टीज़ अकाउंट में तो जितना अमाउंट रिसीव हुआ है उतना ही डालेंगे, मिनिमम रेंट के इक्विवेलेंट नहीं डालते। हम क्या करते हैं, जितना रॉयल्टीज़ हमने अर्न किया है एक्चुअल रॉयल्टीज़ वही अमाउंट डालते हैं। हाँ, जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम सेट ऑफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। रॉयल्टीज़ अकाउंट इज डेबिटेड विद अमाउंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, नो, क्योंकि हम कितना यहाँ पे कम से कम पे करेंगे, मिनिमम रेंट के इक्विवेलेंट। रॉयल्टीज़ अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रेंट, ये भी हम नहीं करते हैं। Royalties account is debited with the actual amount of royalties earned, yes. Royalties account is debited with the minimum rent. करेक्ट आंसर होगा थर्ड, क्योंकि जितना आप अर्न करोगे सिर्फ आप उतना ही रॉयल्टीज़ में डालते हो। हाँ, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नो डाउट हमें मिनिमम रेंट के इक्विवेलेंट पे करना है, बट इनके बीच में जो बैलेंस बचता है ना, उसको हम शॉर्ट वर्किंग के थ्रू शो करते हैं। ये सब हमने रॉयल्टीज़ में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट वन ऑफ द डेवलपमेंट स्टेप्स टेकन फॉर कैपिटल मार्केट, ओपन आउटक्राई, बुक बिल्डिंग, एस्टैब्लिशिंग सेबी, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, ओपन आउटक्राई। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ चेक बाय अ बैंकर विदाउट एनी जस्टिफिएबल रीजन, मतलब अगर उसने कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया तो उस केस में क्या डिसऑनर ऑफ चेक को वैलिड मानेंगे, नो। डिसऑनर ऑफ चेक्स को नेग्लिजेंस मानेंगे, नो। अनमाइंडफुल डिसऑनर ऑफ चेक्स, नो। रॉन्ग डिसऑनर ऑफ चेक, क्योंकि जब आप के पास कोई जस्टिफिएबल रीजन ही नहीं है तो उस केस में हम क्या मानते हैं कि बैंक ने गलत डिसऑनर किया है हमारे चेक का। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 50 and 5 रिस्पेक्टिवली इफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 4। अब ये सारा टॉपिक हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। जब हमने मीडियन की प्रॉपर्टी बताई थी तो हमने ये चीज़ बताया था कि अगर आप सारे आइटम को या सारे ऑब्जर्वेशन को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज़ करते हो तो जो आपका मीडियन है, ओल्ड मीडियन, वो भी उस पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज़ हो जाएगा। बट अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो भी जो हमारा ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि उसी के इक्विवेलेंट हमारा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। क्लियर? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है मीडियन विल इंक्रीज, येस। स्टैंडर्ड डेविएशन विल इंक्रीज, नो। बोथ विल रिमेन सेम, नो। मीडियन विल इंक्रीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल डिक्रीज, नो। मीडियन तो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, मीडियन बढ़ेगा, बट क्या स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज होगा? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा 4। अगर आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन की क्लास प्रॉपरली की है तब तो आपको इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर नहीं की है तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर तब क्लास नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। नेक्स्ट, एन एक्टिविटी एंड और मटेरियल दैट ऑफर्स एडेड वैल्यू और इंसेंटिव टू रीसेलर्स, सेल्स पर्सन्स और कंज्यूमर्स इज नोन एज सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट, while a poor physical distribution system would affect all elements of a company's marketing mix, the problems associated with a poor system can usually be solved by investing more money in the system, are usually caused by increased distribution costs, can have a negative impact on customer service and satisfaction, are usually attributed to problems with order processing. Correct answer होगा थर्ड, क्योंकि अगर poor physical distribution है तो नो डाउट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी कस्टमर सर्विस पे। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंश्योर्स दैट एन इंश्योर्ड डज नॉट प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विथ मल्टीपल इंश्योरर्स। इसका करेक्ट आंसर नो डाउट होगा कॉन्ट्रीब्यूशन। और इस लेक्चर के बाद हम एक लेक्चर अपलोड करेंगे जहां इंश्योरेंस क्या होता है, कितने तरह का होता है, एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से ना बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है। तो वो टॉपिक आप ज़रूर से कवर कर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अप्लाइड टू। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात करें तो ये उन ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड हो या सर्विस कंसर्न से। तो करेक्ट आंसर होगा 2। कॉस्ट अकाउंटिंग पे हमने बहुत सारे MCQs ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। Next, in Keynes consumption theory, the chief factor that determines consumption expenditure is
पर्सनल इनकम, रिलेटिव इनकम, परमानेंट इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। नो डाउट डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि हम लोग बेसिकली कंजम्पशन, सेविंग्स और इनकम की बात करते हैं, तो यहाँ हम लोग कौन से इनकम की बात करते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट, कंपेयर टू द प्रीमियम फॉर अ होल लाइफ प्लान, द प्रीमियम फॉर एन इंडाउनमेंट प्लान will be more for the same age. Next, which of the following is not an asset held by commercial banks? Bill of exchange तो होता है, current account deposits, credit balances with reserve bank भी होता है, money lent at short notice भी होता है, बट ये कोई एसेट नहीं है जो कि कमर्शियल बैंक हेल्ड करती है, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, इसको इंटीग्रेट करना है। लास्ट सेशन में तो हमने बोला भी था कि हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे क्लास अपलोड करेंगे, बट करंट ईयर के लिए फॉर 2022 हम बहुत जल्दी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की बेसिक क्लासेस अपलोड कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इसका आंसर टिक कर देने कि इसका करेक्ट आंसर 3rd होगा, और जब कॉन्सेप्ट्स अपलोड कर देंगे तो ये आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच फीचर इज कनेक्टेड टू मैनेजमेंट एज एन आर्ट? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, नो, ये तो मैनेजमेंट एज एन साइंस है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी साइंस से ही रिलेटेड है। गोल ओरिएंटेड, टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात करें तो ये करेक्ट आंसर होगा 4, टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। अब देखो क्लास 11-12 का जो हमारा बिजनेस स्टडीज़ का पोर्शन था वो भी एग्जाम में पूछता है, और बेसिकली उसी को हमने एडवांस लेवल पे पढ़ा है अपने बीकॉम लेवल पे। तो इसका डिटेल सेशन भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिटेल में एग्जाम में कवर करता है, तो वहाँ ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कीन्स व्हाट कॉजेस चेंजेस इन इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट बाय एंटरप्रेन्योर्स? अब कीन्स की बात करें तो बिजनेस साइकिल होने का जो रीज़न है, बिजनेस साइकिल में जो वेरिएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, या कह सकते हैं कि जो बिजनेस साइकिल अकर करता है उसका रीज़न ही क्या है? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट caused by fluctuations in the marginal efficiency of capital। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd, MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? करेक्ट आंसर है 1st, श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज प्रेफर्ड टू स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन व्हेन? अब सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज मतलब क्या हो गया? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, और हम कह सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन के टाइम बताया था कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी जनरली हम क्या प्रेफर करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। बट कुछ सिचुएशन होती है जहां हम क्वार्टाइल डेविएशन को प्रेफर करते हैं ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और ऐसा तब होता है जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्डाइज्ड हो। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 रिपीट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स? बिल ऑफ एक्सचेंज तो है, क्रेडिट बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, मनी लेंट एट शॉर्ट नोटिस भी है, बट करंट अकाउंट डिपॉजिट ये कोई एसेट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स नहीं होते, और यही सेम क्वेश्चन अभी ऊपर रिपीट भी किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अराइजेस फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ constructive notice arises from the doctrine of indoor management, doctrine of indoor management arises from the doctrine of constructive notice, doctrine of ultra wires arises from the doctrine of constructive notice। सबसे पहले तो हम लोग इसमें जो 3 डॉक्ट्रिन के बारे में बताया है, पहला कंस्ट्रक्टिव नोटिस, फिर दूसरा है अल्ट्रा वायर्स और तीसरा है इंडोर मैनेजमेंट। इसके बारे में समझ लेते हैं कि इन तीनों का क्या मतलब है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब तो सिंपली ये होता है कि जो आउटसाइडर है, मतलब जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं, वो इस ग्राउंड पे कभी भी कंपनी से रिलीफ नहीं मांग सकते कि उनको तो कंपनी की पावर्स के बारे में पता ही नहीं था। क्लियर? जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि जब कोई आउटसाइडर आपके साथ, आपके बिजनेस के साथ जुड़ रहा है, तो वो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रीड करेगा, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत ही क्लियरली मेंशन होता है कि कंपनी की क्या पावर्स है। क्लियर? तो अगर किसी आउटसाइडर ने आपके साथ, दैट इज कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, और बाद में उनको ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड था, तो उस केस में भी आउटसाइडर को
एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कोई बेनिफिट या कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स मतलब भी है बियॉन्ड द पावर्स। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पावर के बियॉन्ड जब मेंबर्स या शेयर होल्डर्स जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स। एंड लास्ट वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब इंडोर मैनेजमेंट की बात करेंगे जिसको हम लोग टर्क्वेंड रूल भी कहते हैं। तो ये इसलिए बना है, ये डॉक्ट्रिन बनी ही इसलिए है सो दैट ये आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट कर सके। किनके अगेंस्ट? जो कंपनी एक्शन ले रही है उनके अगेंस्ट। तो अगर देखा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ये किसकी वजह से अराइज होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की वजह से। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब सिंपली ये बोल रहा है कि हम आउटसाइडर को कोई राइट नहीं देंगे, कोई रिलीफ नहीं देंगे अगर उनको बाद में पता चलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड है। और अल्ट्रा वाइड्स भी तो यही कह रहा है कि वो एक्ट या वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स किसकी वजह से अराइज होता है? ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग एंड नॉट अ ब्लडहुंड डिसीजन वॉज गिवन इन केस ऑफ, बहुत फेमस केस था ये, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दैट इज MBO इज ऑल्सो नोन एज MBP। ये हमने बताया भी है अपने कॉन्सेप्ट सेशन में जब हमने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। करेक्ट आंसर होगा 3rd, मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। बट अगर आप आंसर की में देखोगे ना तो इसका आंसर दिया मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स, जो कि गलत है। Next, RRB that is regional rural banks are designed to work in which of the following ideals? Work on innovative and adaptive ideals, help the targeted groups. Yes, अगर रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें तो इनका फोकस यही होता है कि टारगेटेड ग्रुप्स को हेल्प कर सके। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट, और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्रेडिट कंट्रोल पे हमने एक नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर अभी तक वो नोट्स आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अगर आपको क्रेडिट कंट्रोल करना है तो आप क्या करोगे? CRR एंड बैंक रेट शुड बी इंक्रीज्ड, CRR शुड बी डिक्रीज्ड, बैंक रेट शुड बी डिक्रीज्ड, CRR should be increased, bank rate should be decreased, CRR should be decreased and bank rate should be increased। अगर हमें क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो हम कैश रिजर्व रेशियो एंड बैंक रेट बढ़ा देंगे। ये जैसे ही इंक्रीज होगा वैसे ही कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स कम होगा क्रेडिट देने के लिए, दैट इज उधार देने के लिए। तो उस केस में ऑटोमेटिकली क्या होगा? क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा 1st, CRR एंड बैंक रेट शुड बी इंक्रीज्ड। Next, the basic architecture of computer was developed by, correct answer है 1st, John Vaughan। Next, any sum received by an individual as a member of HUF from the income of HUF shall be fully exempted। Next, the point at which the maximum value of x plus y subject to the constraint। अब constraint मतलब limitations हैं, तो limitations क्या लगाया कि x plus 2y ये लेस हो या इक्वल हो किसके? 70 के। मतलब हमें x की जगह और y की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखनी होगी जो रखने के बाद इस साइड को अगर हम सॉल्व करें, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड को, तो चाहे तो वैल्यू एग्जैक्टली 70 आए चाहे लेस देन 70 आए। सेकेंड कंस्ट्रेंट है 2x plus y is less than equal to 95 एंड लास्ट वन इज x ग्रेटर हो 0 से और इक्वल्स हो 0 के, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है x plus 2y, x की जगह रखो 30 क्योंकि ये x को रिप्रेजेंट करा और ये y को, और y की जगह 25 तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 80। अब 80 क्या लेस देन इक्वल टू 70 हो सकता है? नहीं, मतलब करेक्ट आंसर फर्स्ट तो नहीं होगा। वैसे ही सेकेंड रख के देखो 20 + 70 तो ये कितना हो गया? 90। और हमें कोई वैल्यू चाहिए जो कि 70 के बराबर या उससे छोटी हो, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है। नाउ थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 35 + 40 ये जगह 75, ना तो ये 70 के इक्वल है ना उससे छोटा है, तो दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4। और हम लोग चेक करके भी देख लेंगे हर कंस्ट्रेंट पे। x की जगह रखा 40 प्लस y की जगह रखा 15 तो ये हो जाएगा 30 जो कि किसके बराबर आ रहा है? 70 के। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में रख करके देखो तो उसमें भी 80 + 15 ये आ जाएगा 95 और x
0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है। तो आप देखना हर एक इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन सिस्टम अंडर टाइम रेट सिस्टम? हाई वेज प्लान है, मेजर डे प्लान है, टेलर सिस्टम, ये तो बेसिकली पीस के बेसिस पे आपको पेमेंट करते हैं, एंड डिफरेंशियल टाइम रेट, ये भी टाइम रेट सिस्टम का पार्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मार्केटिंग? इट क्रिएट्स गुडविल एंड पॉजिटिव ब्रांड इमेज, ये करेक्ट है। इट इज द कम्युनिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कस्टमर इन ऑर्डर टू सेल दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये भी करेक्ट है। इट डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ओनली द ह्यूमन नीड्स, नो, यहाँ पे हम लोग ह्यूमन नीड्स की बात नहीं करते, यहाँ हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, सर्विस की बात करते हैं, ब्रांड की बात करते हैं। इट एम्स एट द कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कस्टमर नीड्स, ये भी करेक्ट है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन नीड्स की नहीं कस्टमर नीड्स की बात होगी, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? इनकरेक्ट अबाउट मार्केटिंग। नेक्स्ट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनवर्स इज अ, देखो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स पे हमने पूरा डिटेल सेशन अपलोड किया है, बट स्टिल इसको ये समझ लो कि लेट्स से ए हमारे पास क्या दिया है? मैट्रिक्स दिया है, कोई भी मैट्रिक्स ये हो सकता है, और ये मान लेते हैं कि एक्स है हमारा ए इनवर्स। अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स इनवर्स, तो एक्स इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स होल ब्रैकेट इनवर्स, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा ए इनवर्स ब्रैकेट क्लोज इनवर्स। नाउ ए इनवर्स और यहाँ इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन ये क्या हो जाएगा? ए। तो यहाँ देखो एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स, और यही तो एक्स की भी वैल्यू है, तो जो वैल्यू एक्स की है वही एक्स इनवर्स की भी वैल्यू है। क्लियर? तो ये किसके बराबर हो गया? एक्स के। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें ए इनवर्स की, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। Next, the important feature of an anticipatory letter of credit is that the letter of credit can be used as back-to-back letters of credit. The beneficiaries under the letter of credit may receive payments given at the pre-shipment stage. Anticipatory letter of credit का सबसे बड़ा फीचर यही है, important फीचर यही है कि जो बेनिफिशरीज हैं उनको पेमेंट मिल सकती है किस स्टेज पे? प्री शिपमेंट स्टेज पे, तो करेक्ट आंसर होगा 2। लेटर ऑफ क्रेडिट पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है, इस टॉपिक पे प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट पेमेंट पे भी हम बहुत जल्दी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, करेक्ट आंसर होगा 2, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, banks can avail refinance against loans made to industrial units from IDBI, DICGC, ECGC, NABARD। अब देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, एंड IDBI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट IDBI। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश द होल्डिंग्स ऑफ अ कंट्रीज ट्रेजर प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ अ गोल्ड constituted its wealth, गोल्ड थ्योरी, रिकार्डो थ्योरी, मर्केंटिलिज्म थ्योरी, हिक्सर थ्योरी, करेक्ट आंसर होगा 3rd, मर्केंटिलिज्म थ्योरी। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं, तो साथ ही साथ लर्न करते चलना। नेक्स्ट इज LM कर्व रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर LM कर्व की बात करें तो बेसिकली ये किसका कॉम्बिनेशन बताता है? इंटरेस्ट रेट का एंड इनकम का। LM कर्व बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका? इंटरेस्ट रेट एंड इनकम का, सच दैट मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड आर इक्वल, मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां पे हमारी मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड क्या हो? इक्वल हो, तो करेक्ट आंसर होगा 2, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। नेक्स्ट, डैश इमर्जेस व्हेन पीपल डिसाइड टू सैटिस्फाई एंड वांट थ्रू एक्सचेंज, सेल्स। नेक्स्ट, accounting for government grants and disclosure of government assistance in financial statements are the recognized as per। अब देखो गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात करें तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में मेंशन किया गया है अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट्स, बट इंड AS की बात करें तो इंडियन AS 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। हम बहुत जल्दी इस पर भी एक क्लास ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि देखो जो हमारे एग्जाम में MCOM एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पहले ये पूछता था कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, अब IFRS के बारे में, इंड AS के बारे में पूछेगा, तो हम उस
की भी नंबरिंग आपको याद करा देंगे। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ कैश रिसीट्स के लिए हो सकता है, परचेज ऑफ असेट के लिए भी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, कंट्रीज विद द हाइएस्ट इन्फ्लेशन रेट्स आर लाइकली टू हैव, अगर हाइएस्ट इन्फ्लेशन रेट है तो सब कुछ बढ़ रहा होगा, सब कुछ इंक्रीज हो रहा होगा। द हाइएस्ट रेट्स ऑफ मनी ग्रोथ, येस। स्मॉल बजट डेफिसिट्स रिलेटिव टू जीडीपी, द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा 1st। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। करेक्ट आंसर है फॉर्मेटिंग, दैट इज 2। नेक्स्ट, which one of the following canons of taxation was not advocated by Adam Smith? अब अगर एडम स्मिथ की बात करें, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी, तो उन्होंने 4 कैनन्स के बारे में बात किया था। पहला तो कैनन ऑफ इक्विटी था, जिसको हम लोग इक्वालिटी भी बोल सकते हैं। दूसरा था कैनन ऑफ सर्टेनिटी, ये भी करेक्ट है। फिर था कैनन ऑफ कन्वीनियंस, ये भी करेक्ट है। लास्ट था कैनन ऑफ इकोनॉमी, फिजिकल एडुकेसी के बारे में उन्होंने बात नहीं किया था, उन्होंने बात किया था अबाउट कैनन ऑफ इकोनॉमी। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ पब्लिक डेट ऑफ अ कंट्री? वॉर और वॉर प्रिपेयर्डनेस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग, टू कवर द बजट डेफिसिट्स ऑन करंट अकाउंट्स, टू अंडरटेक पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द AIDA मॉडल? अब देखो ये मॉडल भी ना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर भी हम बहुत जल्दी सेशन अपलोड करेंगे। मैस्लोज थ्योरी, जैसे लास्ट ईयर हमने क्या किया था, उसका नोट सिर्फ शेयर किया था, करंट ईयर में हम उस पर पूरा डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। अभी फिलहाल बात करें AIDA मॉडल की, तो AIDA रिप्रेजेंट करता है A फॉर अवेयरनेस, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिज़ायर एंड A फॉर एक्शन। अटेंशन को ही हम और क्या कह सकते हैं, अवेयरनेस बोल सकते हैं, बट आई डिनोट करता है इंटरेस्ट को, और यहाँ इंटीग्रेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 2। इंटीग्रेशन बेसिकली AIDA मॉडल का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, हाउ ऑफन शुड अ SWOT एनालिसिस बी परफॉर्म्ड? SWOT एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वंस पर ईयर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, in game theory, a choice that is optimal for a firm no matter what its competitors do is referred to as the dominant strategy, the game winning choice, super optimal, or a Ganzo selection. Correct answer होगा 1st, the dominant strategy. Next, which of the following is not a key element of an e-commerce business model? वैल्यू प्रपोजिशन है, competitive advantage भी है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी है, बट यूबिक्विटी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि की एलिमेंट नहीं माना जाता। अब यूबिक्विटी का मतलब होता है कि जिसकी प्रेजेंस हर जगह होती है, या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बहुत जगह अकर करे। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन 2 judges accorded the following ranks in 8 participants as follows. The coefficient of rank correlation is, देखो सिंपली अगर आपने स्टैट्स की मेरी सारी क्लासेस कवर किए तो क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली कर लोगे, विद इन अ मिनट ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ रैंक कोरिलेशन की बात करें तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास क्वेश्चन में n दिया हुआ है 8, हमें क्या निकालना है d का स्क्वायर, तो d सिंपली निकल जाएगा माइनस कर करके, ये हो जाएगा 1 2 2 2 -1 -1 -1 -4। सेम क्वेश्चन हमने अपने सेशन में डिस्कस भी किया था, एंड सबकी क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। बेसिकली हमने एमकॉम एंट्रेंस के लिए तो एक प्लेलिस्ट भी ड्राफ्ट की है, सो दैट आपको वहाँ पे ही सारी क्लासेस मिल जाए रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। अब सबका स्क्वायर कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर का हमें टोटल चाहिए और इसका टोटल आएगा 32। अब सीधे हम लोग फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय n कितना दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर इज 64 - 1। सबसे पहले हम ये पोर्शन सॉल्व करेंगे, फिर इसको 1 से माइनस कर देंगे तो बहुत ही ईजिली हमारा आंसर आ जाएगा। यह आएगा 1 - 0.38
अब क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो 2 डेसिमल में दिया है, तो यहाँ पे भी जो हम वैल्यू लेंगे वो लेंगे 2 डेसिमल में। इसको माइनस करके आएगा 0.62 और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 2.62। नेक्स्ट, फाइंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द मैच्योर स्टेज। देखो जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है या आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हम लोग ऐसी प्राइस रखते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसको परचेज़ करें एंड धीरे धीरे फिर अपने प्राइस को रेस करते हैं। तो सबसे पहले आता है टारगेट प्राइस, जिसको हम इनिशियल प्राइस भी कहते हैं। फिर आती है पेनिट्रेशन प्राइस, और पेनिट्रेशन प्राइस मतलब यही होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इतना लो रखते हो सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर परचेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केट कवर कर पाओ। देन आता है वैल्यू बेस्ड प्राइस। वैल्यू बेस्ड प्राइस मतलब सिंपली जो वैल्यू आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट डिजर्व करता है उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग होती है। देन लिमिट प्राइस आता है, और लिमिट प्राइस में जनरली ये होता है कि सप्लायर अपने प्रोडक्ट को इतने लो पे सेल करता है कि कोई भी नया प्लेयर मार्केट में एंटर ना कर सके। एंड लास्ट इज नीच प्राइस। नीच प्राइस मतलब सिंपली जो प्राइस आपने अपने प्रोडक्ट के लिए डिसाइड किया था, एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब आप उस प्राइस पे ही अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो। तो ये एक पूरी लाइफ साइकिल है ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट की, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम में द प्रोडक्ट्स डिफर इन टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्म्ड इज। प्रोसेस कॉस्टिंग में तो प्रोसेस ए से प्रोसेस बी जाते हैं, और यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए सारे प्रोसेस चलते हैं। बैच में भी नहीं होता, ऑपरेटिंग में भी नहीं होता। करेक्ट आंसर होगा जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया इज CBDT। करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, प्रॉक्सी हैज अ राइट। प्रॉक्सी का ये राइट होता है कि वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जर्नल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट भी कर सकते हैं, बट वहाँ बोल नहीं सकते। दैट इज़ उनको वहाँ बोलने का राइट नहीं है, सिर्फ अटेंड करके वोट करने का राइट है। एंड वोटिंग भी किस तरीके से? थ्रू पोल। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा 2, टू अटेंड एंड वोट एट मीटिंग थ्रू पोल। नेक्स्ट, on the balance sheet of a company, the value of assets bought through hire purchase will appear as cost less depreciation to date, cost less depreciation to date less amount owing on hire purchase, cost less amount owing on hire purchase, cost less depreciation to date less balance in the hire vendor's account। तो हम लोग जो असेट की वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं हायर परचेज के केस में वो करते हैं एज पर 4th ऑप्शन, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टू डेट लेस बैलेंस इन द हायर वेंडर्स अकाउंट। आज का लास्ट क्वेश्चन, फॉर रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट पर यूनिट विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? लो वेज रेट, नो। लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, नो। हायर इनपुट आउटपुट रेशियो, स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन। करेक्ट आंसर होगा 3rd, कि अगर आप इनपुट आउटपुट रेशियो ज़्यादा रखोगे तो उस केस में आपकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ देखो ओवरऑल जो 75 MCQs से रिलेटेड टू कॉमर्स वो सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने बताया कि जो हम अलग से कॉन्सेप्ट क्लास ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि अगर करंट ईयर में वो क्वेश्चंस पूछ रहा है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से तो आगे भी सेम कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछेगा। हमने CUCET के लिए ऑलरेडी सिलेबस अपलोड कर दिया, जहाँ हमने MCOM एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या क्या टॉपिक रेलेवेंट है वो भी डिस्कस किया है। उसकी कॉपी हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था। एंड इस पर्टिकुलर पेपर की कॉपी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हम फिर बता रहे हैं कि जो टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया था वो ग्रुप हम बहुत जल्दी डिलीट कर देंगे और सारी अपडेट सिर्फ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। स्टिल अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हो। एंड नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे जो कि बेसिकली NDA बेस्ड क्वेश्चंस कवर करेगी। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो पे कमेंट करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करना। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट MCOM एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन डिटेल्स आपको टाइमली मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।